हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की हिंदी की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है वीणा, उसका जो पाठ 2 है न्याय की कुर्सी, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। बच्चों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने आपको ये चैप्टर डिटेल्ड में लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाया है और बताया है कि इस स्टोरी में क्या हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं और अभ्यास कार्य हैं उनको करना सीखेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बातचीत के लिए, उसमें पहला क्वेश्चन है कि आपका प्रिय खेल कौन सा है, आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, आप उसे कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो भी फेवरेट गेम है आपको उसका नाम लिखना है और उसको आप कैसे खेलते हैं, किस तरीके से खेलते हैं वो बताना है। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया बच्चों कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मैं अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ। हम नियमों का पालन करते हुए टीम बनाते हैं और बारी बारी से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो अगर आपको भी क्रिकेट पसंद है बच्चों तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है, आपका अनुभव साझा कीजिए। मतलब कभी क्या आपके सामने कोई ऐसी समस्या आई है जिसका आपने समाधान किया हो और उस स्थिति में आपका क्या अनुभव था वो आपको बताना है। तो बच्चों हम सभी ने अपनी जिंदगी में कई बार और कई सारी समस्याओं का सामना किया होता है और उनका समाधान भी निकाला होता है। तो आप इसका आंसर अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, हाँ मैंने एक बार अपने मित्रों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया था। मतलब मेरे दो दोस्त हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, तब मैंने उसे सुलझाने की कोशिश की थी। वे आपस में बात नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें एक साथ बैठाकर बातचीत करवाई और उनकी गलतफहमी दूर की। अंत में दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। मतलब एक बार मेरे दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई थी और उसको सुलझाने के लिए मैंने काफी कोशिश की। उन लोगों के बीच की लड़ाई इतनी सीरियस हो गई थी कि वो लोग बात भी नहीं कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें साथ में बिठाया और उनकी बात करवाई और फिर जब उन्होंने बात की तो उनकी जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई और फिर लास्ट में दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और वो फिर से अच्छे दोस्त बन गए। और इस अनुभव से मैंने ये सीखा कि धैर्य और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मतलब धैर्य रख के और समझदारी दिखा के हम किसी भी तरीके की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आई होप बच्चों आप ये सारे आंसर्स अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आराम से इसके आंसर्स को बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते। तो बच्चों अगर आप राजा की जगह होते तो आप क्या करते, आप बताइए। क्या आप गुस्सा करके बच्चे को जेल में डाल देते या फिर और कुछ करते, तो वो आपको बताना है। तो बच्चों गुस्सा करके किसी को जेल में डाल देना, किसी को पनिश करना ये तो अच्छी बात नहीं है। वो बच्चा कुछ गलत काम तो कर नहीं रहा है कि राजा को इतना क्रोध आ गया था। और कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। राजा को ये लगा कि वो लड़का मुझसे अच्छा न्याय कैसे कर सकता है, तो इसलिए राजा उसको देखने के लिए वहां चला गया था। लेकिन अगर मैं राजा के स्थान पर होती तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती, बल्कि मैं ऐसा करती। यदि मैं राजा के स्थान पर होता या होती तो मैं उस लड़के को राज दरबार में बुलाती और उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय करने की जो क्षमता है उसको परखती। और यदि वो योग्य होता तो मैं उसको पुरस्कार स्वरूप कुछ मुद्राएं देती। तो बच्चों अगर मैं राजा की जगह होती तो मैं लड़के को देखने वहां ना जाती, मैं तो राजा हूँ, तो मैं लड़के को अपने राज दरबार में बुलाती और फिर उसकी जो बुद्धिमत्ता है और जो न्याय करने की उसकी क्षमता है उसको चेक करने के लिए मैं उसके सामने कुछ कठिन परिस्थितियों को और कठिन प्रश्नों को रखती। और यदि बच्चा उसमें योग्य निकलता तो फिर मैं उसको इनाम के रूप में कुछ मुद्राएं यानी कि कुछ पैसे देती। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिसके कारण वो सिंहासन पर बैठ पा रहा था। तो बच्चों इसका आंसर ये होगा कि लड़का बहुत ही भोला भाला था और सरल स्वभाव का था। उसके मन में कोई भी कलुष नहीं था, यानी कि छल या कपट नहीं था। वह साफ दिल का था और निष्कलंक था। निष्कलंक का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा था। जैसे राजा के ऊपर तो इतने सारे कलंक लगे थे कि उसने झूठ भी बोला था, बेईमानी करके किसी की जमीन भी हड़प ली थी, चोरी भी की थी
और साथ में दूसरों को नुकसान भी पहुंचाया था, जबकि वो बच्चा जो था वो निष्कलंक था, इसीलिए वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे आपको ये चिन्ह बनाना है और साथ में ये लिखा है कि एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजा को लड़के के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? मतलब राजा को कैसे पता चला कि एक लड़का है जो कि न्याय करता है? क्या लड़के के द्वारा कोई शरारत की गई थी जिसको सुनकर राजा को पता चला? तो नहीं, लोगों के द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुन के राजा को पता चला था। तो हाँ, लड़के के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुन करके। तो नहीं, लड़कों ने तो राजा की कोई बुराई नहीं की थी। और लास्ट है, मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से स्टार बना देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात पर हुआ? राजा को सबसे ज्यादा हैरानी किस बात पर हुई थी? क्या उसे इस बात पर हैरानी हुई थी कि बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, या फिर इस बात पर हैरानी हुई थी कि लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, या इस बात पर हैरानी हुई थी कि सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, या फिर स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी? ये सोच करके राजा को हैरानी हो रही थी। राजा को पहले तो इस बात पर हैरानी हुई कि सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। जब राजा वहां देखने गया था कि वो बच्चा क्या कर रहा है, तो वो उसने वहां पे देखा था कि बच्चे ने इतना अच्छा न्याय किया, तो उसको बहुत ही हैरानी हुई थी। और फिर जब कोई उसे बताता है कि आज वो लड़का नहीं बैठा है जो कि रोज बैठता है, वो तो बीमार है, उसकी जगह कोई और लड़का बैठा है, तो ये बात सुन करके भी राजा को हैरानी हुई थी। और फिर उसे लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे और यहाँ दोनों में ही स्टार आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। ये बात भी राजा ने अपने मंत्री से कही थी। और साथ में जब उसे ये पता चला था कि आज रोज वाला लड़का नहीं बैठा है, कोई और नया लड़का टीले पर बैठा है, तो राजा को ये भी हैरानी हुई थी। और फिर उसे लगा था कि हो ना हो इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वो प्रतिदिन इसे खेलने लगे? तो क्या वो इसलिए खेल रहे थे क्योंकि वह राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे, या फिर क्योंकि वह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, या फिर क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा, या फिर क्योंकि इस खेल में वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि वो राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? तो बच्चों, राजा ने उपवास और प्रायश्चित इसलिए किया था ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। तो ये बात सही है। साथ में क्योंकि उसे अपने कर्मों का पछतावा था। हाँ, उसे पछतावा करना था, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, या फिर जनता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो इनमें से बच्चों ये वाला आंसर ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स बच्चों आपको अपनी नोटबुक में करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? तो बच्चों इसका आंसर यह है कि सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो सरल था और भोला भाला था। उनके मन में कोई कलुष नहीं था, वे दिल के साफ थे। उन्होंने कभी भी चोरी नहीं की थी, ना झूठ बोला था और ना किसी को चोट पहुंचाई थी, जबकि राजा ने ये सारी गलतियां की हुई थी, इसीलिए वह सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि वो बच्चे जो सिंहासन पर बैठ पा रहे थे, उनका स्वभाव सरल और भोला भाला था, उनके दिल में कोई मैल नहीं था, कोई कलुष नहीं था, वो दिल के साफ थे, ना उन्होंने कभी चोरी की थी, ना झूठ बोला था, ना किसी को चोट पहुंचाई थी, और इतना अच्छा होने की वजह से ही सिंहासन पर वो लोग बैठ पा रहे थे। जबकि राजा ने ये सारी गलतियां की हुई थी, इसीलिए वो सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए कि राजा ने तो इतना प्रायश्चित कर लिया था, 3-3 बार वो 3-3 दिन का व्रत करके उपवास करके प्रायश्चित कर चुका था, तो क्या अब उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अगर आपको हाँ लगता है तो आप इसका आंसर हाँ में लिख सकते हैं, और अगर आपको इसका आंसर ना लगता है तो क्यों लगता है वो आपको बताना है। तो बच्चों आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि
राजा को प्रायश्चित के बाद भी सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। उसने कई बार प्रायश्चित किया, फिर भी उसका मन पूरी तरह साफ नहीं हुआ। अंत में उसने घमंड में आकर अपने आप को लड़कों से श्रेष्ठ समझा, जिससे स्पष्ट होता है कि उसमें विनम्रता और सच्चाई की कमी थी। मतलब राजा ने इतनी बार प्रायश्चित तो किया, लेकिन फिर भी उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि वो इतने प्रायश्चित करने के बाद भी उसका मन तो साफ नहीं हुआ था। प्रायश्चित करने का मतलब होता है कि हमारा मन पूरी तरीके से साफ हो जाए, हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए और साथ में हम उस गलती को कभी भी फ्यूचर में रिपीट ना करें। लेकिन इतना प्रायश्चित करने के बाद भी राजा का मन तो साफ ही नहीं हुआ था। उसके मन में अभी भी घमंड था, मैं तो बहुत धनवान हूँ, मैं तो बहुत बलवान हूँ और मैं राजा भी हूँ, तो मैं तो बुद्धिमान भी हूँ। ऐसा वो लास्ट में कहता है ना। इसीलिए इतना घमंड होने की वजह से और अपने आप को उन बच्चों से श्रेष्ठ समझने की वजह से ये पता चलता है कि राजा के अंदर विनम्रता और सच्चाई तो अभी आई ही नहीं है, तो इस प्रायश्चित का कोई फायदा ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बट बच्चों, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि राजा को अधिकार होना चाहिए, उसे मिलना चाहिए सिंहासन पर बैठने का अधिकार, तो आप इसका आंसर हाँ में भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा कारण भी देना पड़ेगा कि आपको क्यों लगता है कि राजा को सिंहासन पर बैठना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि दोनों किसानों ने राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसकी न्याय बुद्धि की बहुत ही प्रशंसा सुनी थी। उन्हें विश्वास था कि वह निष्पक्ष और सही निर्णय करेगा। मतलब दोनों किसानों ने इतने सारे लोगों के मुंह से उस बच्चे के बारे में, उसकी न्याय बुद्धि के बारे में बहुत ही तारीफ सुनी थी। उन दोनों को विश्वास था कि वो बच्चा जो है, वो इतना निष्पक्ष होकर के और सही निर्णय देता है, तो वो हमारा निर्णय भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर और बिल्कुल सही तरीके से करेगा। इसीलिए वो दोनों किसान अपने झगड़े को लेकर के, अपने झगड़े के निपटारे को लेकर के राजा के दरबार में ना जाकर के उस लड़के के पास जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? जो चौथी मूर्ति थी, उसने भी बाकी तीन मूर्तियों की तरह राजा को वार्निंग क्यों नहीं दी? राजा को प्रायश्चित करने का मौका क्यों नहीं दिया? और वो सिंहासन को लेकर के आकाश में क्यों उड़ गई? इसका आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर हो सकता है बच्चों कि प्रायश्चित करने के बाद भी राजा अहंकारी ही था। उसका जो घमंड था, जो उसका ईगो था, वो खत्म ही नहीं हुआ था। उसे लगता था कि उससे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। जब मूर्ति ने देखा कि राजा का मन अभी भी पूरी तरीके से साफ और निष्पक्ष नहीं हुआ है, तो वो सिंहासन को लेकर आकाश में उड़ गई ताकि वह किसी गलत इंसान के हाथ न लगे। मतलब बच्चों, इतनी बार प्रायश्चित करने के बाद भी राजा के अंदर से जो ईगो था, जो अहंकार था, वो तो गया ही नहीं था। अभी भी उसको इस बात का घमंड था कि मुझसे ज्यादा धनवान, मुझसे ज्यादा बलवान और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जब मूर्ति ने देखा कि राजा का मन तो अभी साफ ही नहीं हुआ है, उसके अंदर से घमंड का तो नाश ही नहीं हुआ है, अभी तो वो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं बना है, तो मूर्ति ने सोचा कि अगर मैं सिंहासन को यहाँ पे रहने दूंगी तो वो राजा जैसे किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाएगी। तो मूर्ति इसीलिए सिंहासन को लेकर के आकाश में उड़ गई ताकि वो जो सिंहासन है वो राजा जैसे किसी गलत इंसान के हाथ में ना लगे। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना है। शीर्षक मतलब होता है बच्चों कहानी का नाम। ये जो चैप्टर का नाम है न्याय की कुर्सी, तो अगर इस चैप्टर का नाम न्याय की कुर्सी ना होता तो क्या होता? आपके हिसाब से इसका क्या टाइटल होना चाहिए था, वो आपको बताना है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि सच्चा न्यायकर्ता इस कहानी का एक उपयुक्त शीर्षक है, क्योंकि सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता था जो सच्चा, निष्कपट और न्यायप्रिय हो। ये कहानी सच्चे न्याय और अच्छे गुणों का महत्व बताती है। ये कहानी ये बताती है कि हमें न्यायपूर्ण रहना चाहिए और हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए। और ये जो कुर्सी थी, ये जो सिंहासन था, वो भी अपने ऊपर सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति को बैठने देते थे जो कि सच्चा, निष्कपट और न्यायप्रिय हो। और ये सारे गुण वाला व्यक्ति एक सच्चा न्यायकर्ता हो सकता है। इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल मैंने सच्चा न्यायकर्ता रखा है। आप चाहें तो इसका आंसर कुछ और भी लिख सकते हैं, और उसके लिए आपको एक अच्छा सा रीजन भी बताना पड़ेगा। तो आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि आप आराम से इसे अपनी नोटबुक में बाद में नोट कर पाएं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है अनुमान और कल्पना।
फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़ करके किसी और जगह चली जाती हैं, तो आपके हिसाब से वो कहाँ जाती होंगी और क्या करती होंगी, ये आपको बताना है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से वो मूर्तियां उड़ करके आसमान में किसी दूसरी जगह चली जाती होंगी और वहां जाकर के भी वे सिंहासन के लिए एक सच्चा न्याय करने वाला व्यक्ति ढूंढती होंगी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? अगर लास्ट में कहानी में राजा जो है वो सिंहासन पर बैठ जाता और वो जो चौथी मूर्ति है वो बिना सिंहासन को लिए ऊपर उड़ जाती, आसमान में उड़ जाती, तो क्या होता? तो बच्चों, अगर ऐसा होता, कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में अगर सफल हो जाता, तो वो ठीक से न्याय तो कर नहीं पाता, क्योंकि प्रायश्चित के बाद भी उसमें काफी अधिक अहंकार था, काफी ज्यादा ईगो था, काफी ज्यादा घमंड था, तथा वह स्वयं को सबसे ज्यादा बुद्धिमान, बलवान और धनवान मान रहा था। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निष्पक्ष होकर के न्याय तो कर नहीं पाता। तो अगर कहानी के अंत में ये सिंहासन ऐसे राजा को मिल जाता, तो फिर इस सिंहासन का नाम न्याय की कुर्सी तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो आई होप आपको ये आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इनका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों, भाषा की बात में हमें दिया है, नीचे कुछ पंक्तियां दी हैं, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो इस पत्थर की कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। बच्चों, इस सेंटेंस में कहीं तो कोई फुल स्टॉप नहीं था, कहीं कोई भी विराम चिन्ह नहीं थे, जिसकी वजह से अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसका अर्थ समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। अगर हम इस वाक्य को इस तरीके से लिखें कि यह तो और भी आश्चर्य की बात है, और फिर यहाँ पे हमने ये मार्क लगा दिया, हो ना हो के बाद हमने कॉमा लगा दिया, और फिर लास्ट में हमने ये फुल स्टॉप लगाया। इससे हमें ही पता चल रहा है कि हमें इस सेंटेंस को कैसे पढ़ना है। पहले हमें यहाँ तक पढ़ना है कि यह तो और भी आश्चर्य की बात है, और वो भी बहुत हैरानी के साथ पढ़ना है कि यह तो बहुत आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है और मैं इसकी जांच करवाऊंगा। तो इस तरीके से अब हमें इस सेंटेंस को ढंग से पढ़ना आ रहा है और इसका मतलब भी समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बच्चों, ये जो विराम चिन्ह होते हैं इनका विशेष महत्व होता है, और ये जो विराम चिन्ह होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम होता है, ये अल्प विराम होता है, विस्मयादि बोधक का साइन होता है, और ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास विराम चिन्ह होते हैं। तो हमें नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनमें हमें सही विराम चिन्ह लगाना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और इन पर सही विराम चिन्ह लगाते हैं। पहला वाक्य है, चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, और यहाँ पर ऐसे विस्मयादिबोधक का साइन आ जाएगा। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वह भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर विराम चिन्ह आएंगे। क्वेश्चन है बच्चों, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपने मन ही मन कहा, अगर यह लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, कौमा बलवान और बुद्धिमान भला कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। और इस तरीके से आप यहाँ पर सभी विराम चिन्ह लगा लेंगे। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से करना आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो बच्चों, मूर्ति जो है वो एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है, मतलब इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है। तो इस सेंटेंस में बच्चों तीसरी जो है वो एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीचे हमें कुछ वाक्य दिए हैं, इनमें से हमें विशेषण शब्दों को पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचनी है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन है। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो इस तरीके से आप बच्चों विशेषण शब्द को अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे हमें वो सिंहासन बना के दिया है और पूछा है कि आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिसके कारण आप इस कहानी के अनुसार इस सिंहासन पर बैठ पाएंगे। मतलब आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इस सिंहासन पे बैठ पाएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरा है बुद्धिमानी होनी चाहिए।
तीसरा, हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, हम चोर नहीं होने चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए, हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, न्याय करने की समझ होनी चाहिए, साथ ही हमारा मन जो है वो साफ होना चाहिए, मन जो है वो कलुष वाला नहीं होना चाहिए, और अंत में हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। तो घमंड से मुक्ति, तो ये गुण होने के बाद हम लोग इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमसे बोला है, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़ा सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं, ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों कि यदि मुझे स्कूल में कोई परेशानी होती है तो मैं अपने शिक्षक के पास जाता हूँ। हमें कोई स्कूल में प्रॉब्लम होती है तो हम टीचर को ही बताते हैं ना बच्चों। और घर में अगर कोई समस्या होती है तो मैं अपने माता पिता, भाई बहन, जो बड़े भाई बहन हैं उन्हें, या दादा दादी को बताता हूँ। और मैं उन्हीं के पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो ईमानदार हैं, मुझे सही सलाह देंगे और मेरी मदद करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि वो लोग मुझसे बड़े हैं, समझदार हैं, मुझे सही सलाह देंगे और हमेशा मेरी अच्छी से अच्छी मदद करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी समस्या का समाधान करेंगे, इसीलिए मैं हमेशा उन्हीं के पास जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया था? तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि हाँ, एक बार मेरे साथ अन्याय हुआ था जब मेरे दोस्त ने मेरी बात गलत समझ ली थी। मतलब मैंने अपने दोस्त से कुछ कहा लेकिन उसने उसका कुछ और मतलब समझ लिया। वह मुझसे नाराज हो गया और मुझसे बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने शांत रह करके मैंने उसे सच्चाई बताई और अपनी बात समझाई। फिर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और हमारे बीच जो भी कुछ था वो सब ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कई बार क्या होता है, लोग ना आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपके पास उनका कोई सामान रह गया है तो वो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाँ, एक बार मेरे ऊपर मेरे क्लासमेट्स ने चोरी का इल्जाम लगा दिया था। फिर बाद में सबने मिलकर के उस चीज को ढूंढा तो जिसका सामान खोया था वो उसी के पास निकला। तो फिर जिसने मुझे चोर बोला था उन सब ने मुझसे माफी मांगी। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी जो स्थिति थी वो लिख सकते हैं। फिर आगे बच्चों हमें बोला है कि आपने जो कहानी पढ़ी है ये सैकड़ों वर्ष पुरानी एक बुक है जिसका नाम है सिंहासन बत्तीसी, उसमें से ली गई है। इस पुस्तक में जो राजा भोज होते हैं उन्हें भूमि में एक गड़ा हुआ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी हुई थी। जैसे यहाँ पर 4 मूर्तियां थी ना, ऐसे उसमें 32 मूर्तियां जुड़ी हुई थी। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाते थे कि राजा विक्रमादित्य तो ऐसा करते थे, राजा विक्रमादित्य तो ऐसे व्यक्ति थे। तो इस तरीके से वो राजा भोज को कहानियां सुनाया करते थे। तो आगे आपसे बोला है कि अगर आपके स्कूल की लाइब्रेरी में ये पुस्तक है तो उसको ढूंढ करके आपको पढ़ना है और उसमें जो भी कहानी दी है उनमें से जो भी आपकी मनपसंद कहानी है वो अपने कक्षा में सुनानी है आपको। इसके आगे बच्चों ये दिया है कि सिंहासन बत्तीसी के अलावा भी भारत में बहुत सारी कहानियां हैं जो कि प्रचलित हैं। जैसे कि आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी, हितोपदेश की कहानियां सुनी होंगी या जातक कथाएं सुनी होंगी। तो इनकी भी बुक अगर आपके पुस्तकालय में है तो उनको भी आपको ढूंढ करके पढ़ना है। इसी तरीके से बच्चों हमें यहाँ पर दिया है, राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर के राजा के दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन जो होता है वो एक प्रकार की भव्य कुर्सी होती है जिस पर राजा महाराजा बैठते हैं। आज भी हम बैठने के लिए अलग अलग तरीके की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें से कुछ वस्तुओं के चित्र ना नीचे दिए गए हैं। आपको इनका वर्णन करना है और ये भी लिखना है कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ बच्चों बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आपको बताना है कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं और साथ में इनका वर्णन करना है। जैसे बच्चों हमारी भाषा तो हिंदी ही है, तो हमारी भाषा में भी इसे चटाई ही कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मूड़ा। पहले हमें मूड़े के बारे में लिखना है, फिर हम अपनी भाषा में उसे क्या कहते हैं वो बताना है। तो बच्चों मेरी भाषा में तो इसे मूड़ा ही कहते हैं। आपकी भाषा में अगर इसे कुछ और कहते हैं तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। इसमें बच्चों हम ये लिख देंगे कि यह है बांस, लकड़ी,
या प्लास्टिक का बना होता है और इसका इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता है। वैसे तो बच्चों इन सारी ही चीजों का इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चारपाई। इसे हमारे यहाँ खाट और चारपाई दोनों कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर खाट भी लिख दिया। आपके यहाँ अगर कुछ और भी कहते हैं बच्चों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों जो चारपाई होती है यह लकड़ी और रस्सी से मिलकर बनी होती है। वह बैठने यहाँ पे वह हटा देते हैं बच्चों। बैठने व लेटने के काम आती है। नेक्स्ट है बच्चों पीढ़ा। इसे हमारी भाषा में पीढ़ा और पटरा दोनों कहा जाता है। यह लकड़ी व प्लास्टिक का बना होता है तथा बैठने व पूजा में चौकी लगाने के काम आता है। बच्चों हमारे यहाँ तो पीढ़े पर माता की चौकी लगाई जाती है। अगर आपके यहाँ इसका कुछ और भी इस्तेमाल होता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टाट पट्टी। तो बच्चों इसे हमारे यहाँ तो टाट ही कहते हैं। यह बोरी या टाट से बनी होती है व क्रम में बैठने के लिए स्कूल इत्यादि जगहों पर यूज की जाती है। यूज नहीं लिखेंगे बच्चों, इस्तेमाल लिखेंगे। बच्चों आपके स्कूल में तो डेस्क है, लेकिन काफी सारे स्कूल आज भी ऐसे हैं और गांव के स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर टाट पट्टी पर ही बिठाया जाता है। और पुराने जमाने के स्कूल जो थे उसमें भी टाट पट्टी पर ही बिठाया जाता था। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। फिर आगे बच्चों हमें कुछ पहेली दी है, चलिए इन्हें पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या दिया है। आज हम आपके लिए भारत की अलग-अलग भाषाओं की विभिन्न पहेलियां लाए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ पढ़ करके आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी पूछी जाती है। तो आइए पूछते हैं ये रोचक पहेलियां। पहला है बच्चों, ये गौंड पहेली है बच्चों, मतलब ना खाती है ना पीती है, संग संग चलती है। तो ऐसी चीज क्या है बच्चों? ऐसी चीज परछाई है हमारी। नेक्स्ट है निमोड़ी पहेली, यानी कि हरे मटके का लाल पेट, रस पी लो भर भर पेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तरबूज। हरा होता है ना, और लाल लाल उसका पेट होता है और उसके अंदर बहुत सारा रस होता है। नेक्स्ट है मालवी पहेली। एक जानवर ऐसो जिसकी दुम में पैसो, यानी कि एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। तो इसका आंसर है मोर। मोर का पंख जो है बच्चों वो सिक्के की तरह लगता है। फिर है बुंदेली पहेली। एक लकड़ी की ऐसी कहानी ऊ में लूको में मीठो पानी, मतलब एक लकड़ी की ऐसी कहानी जिसमें छिपा है मीठा पानी, जो कि एक लकड़ी की तरह दिखता है जबकि उसके अंदर मीठा मीठा पानी होता है। नेक्स्ट है बच्चों बघेली पहेली, यानी कि एक दिया चारों तरफ उजियारा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सूरज या फिर सूर्य। अरे इसके आंसर हमें नीचे भी दिए हुए थे बच्चों, इन्होंने फर्स्ट का आंसर हमें छाया दिया है। छाया भी फर्स्ट का आंसर हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों परछाई का ही दूसरा नाम छाया होता है, छाया या परछाई, तो इसका दोनों ही आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से हमारी पहेलियों के साथ साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।